क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में रखा 500 या 1000 का नोट या अमेरिका का डॉलर असल में रियल दौलत नहीं है? यह सिर्फ एक वादा है, एक ऐसा वादा जो आज से ठीक 50 साल पहले दुनिया के सबसे ताकतवर इकानमी द्वारा तोड़ा जा चुका है। आज जिसे आप डॉलर कहते हैं, उसकी असली कीमत 1971 में ही शून्य हो गई। लेकिन इस खेल की शुरुआत 1971 में नहीं, बल्कि उससे भी पीछे शुरू हुई थी। सन 1944 में एक सुनसान होटल में, एक ऐसी जगह जहां दुनिया को गुलाम बनाने का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप बिछाया गया। साल था 1944। दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी चरण में था। बमों और गोलियों के शोर से दूर अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में माउंट वॉशिंगटन होटल के बंद दरवाजों के पीछे एक अलग ही जंग लड़ी जा रही थी। यहाँ 44 देशों के सबसे ताकतवर दिमाग इकट्ठा हुए थे। मकसद था दुनिया की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना। अमेरिका, जो उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर देश था, उसने मेज पर एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, पूरी दुनिया अपनी करेंसी को डॉलर से जोड़ेगी और हम यानी अमेरिका हर एक डॉलर के बदले आपको सोना यानी गोल्ड देने की गारंटी देंगे। अमेरिका ने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, हमारा डॉलर सोने जितना ही असली है, यानी गुड इज गोल्ड। थकी हुई दुनिया ने अमेरिका पर भरोसा कर लिया और इसी भरोसे के साथ जन्म हुआ ब्रेटन वुड्स सिस्टम का। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन 1960 का दशक आते आते अमेरिका की नीयत डगमगाने लगी। वियतनाम वॉर ने अमेरिका के खजाने खाली कर दिए थे। उस युद्ध का खर्चा उठाने के लिए अमेरिका ने छुपकर अपनी तिजोरी में रखे सोने से ज्यादा डॉलर छापने शुरू कर दिए। यह एक धोखा था। फ्रांस और दूसरे देशों को शक होने लगा। उन्होंने अमेरिका से कहा, हमें हमारा सोना वापस चाहिए, ये लो अपने कागज के डॉलर। अमेरिका घबरा गया। फोर्ट नॉक्स की तिजोरियां खाली होने लगी। अमेरिका के पास दो ही रास्ते थे, या तो अपनी हार मान ले या फिर दुनिया के साथ अब तक का सबसे बड़ा विश्वासघात करे। तारीख 15 अगस्त 1971, रविवार की रात। दुनिया अपने घरों में टीवी देख रही थी। तभी स्क्रीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन आए और उन्होंने एक झटके में सदी का सबसे बड़ा वादा तोड़ दिया। उन्होंने दुनिया से कहा, आज से अमेरिका डॉलर के बदले सोना नहीं देगा। इसे कहा गया निक्सन शॉक। उस एक पल में दुनिया भर की करेंसी का लंगर टूट गया। डॉलर, जो कल तक सोना था, अब महज एक कागज का टुकड़ा बन गया था। यहीं से अमेरिका ने दुनिया को असली सोने से दूर कर कागजी वादों यानी फिएट मनी की दुनिया में धकेल दिया। मकसद साफ था, अब अमेरिका जितना चाहे उतना पैसा छाप सकता था और दुनिया को उस रद्दी कागज को दौलत मानना ही पड़ता। यहीं से शुरू हुई डॉलर की असली तानाशाही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1971 में सोने का साथ छूटने के बाद अमेरिकी डॉलर वेंटिलेटर पर था। अमेरिका जानता था कि अगर डॉलर गिरा तो उसका सुपर पावर का ताज भी गिर जाएगा। उसे एक नई संजीवनी चाहिए थी। इंडोस्कोप में आपका स्वागत है। ये हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का तथ्यपरक विश्लेषण और भारत के ऊपर उनके असर की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, जो आपकी समझ को व्यापक आयाम प्रदान करती है। 1974 में अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर चुपचाप सऊदी अरब पहुंचे। रेगिस्तान की गर्मी में एक ऐसी डील हुई जिसने अगली आधी सदी के लिए दुनिया को अमेरिका का गुलाम बना दिया। डील ये थी, अमेरिका सऊदी अरब के शाही परिवार को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा। बदले में सऊदी अरब को एक छोटा सा काम करना था। उन्हें अपने तेल यानी ऑयल की बिक्री सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में करनी थी। सऊदी को अपने दुश्मनों से प्रोटेक्शन चाहिए था और अमेरिका को डॉलर हेजेमनी चाहिए थी। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। दुनिया के हर देश को तेल चाहिए था और तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए था। रातों रात डॉलर की डिमांड फिर से आसमान छूने लगी। इसे कहा गया पेट्रो डॉलर। अमेरिका ने हवा से पैसा बनाने का तरीका ढूंढ लिया था। डॉलर फिर से राजा बन चुका था। सोवियत यूनियन टूट चुका था। अमेरिका को लगा कि वो अब अजेय है और इसी अहंकार में अमेरिका ने अपनी दूसरी सबसे बड़ी गलती की। उसने अपनी ही कब्र खोदने वाले देश को अपने घर में न्योता दिया। वो देश था चीन। सेगमेंट 2, डॉलर का हथियारीकरण और पलायन, द वेपनाइजेशन एंड द माइग्रेशन ऑफ डॉलर। समय काल 2001 से 2024। साल 2001, अमेरिका ने चीन के लिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे खोल दिए। वाशिंगटन के नेताओं का मानना था, अगर हम चीन को अमीर बनाएंगे तो वो हमारे जैसा कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी बन जाएगा। उन्होंने सोचा था कि चीन उनके लिए सस्ता सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री बनकर रह जाएगा। लेकिन वे भूल गए थे कि जब आप ड्रैगन को खून चखाते हैं तो वो पालतू नहीं बनता, वो शिकार करना सीखता है। देखते ही देखते अमेरिका की फैक्ट्रियां बंद होने लगी और चीन में लगने लगी। मिशिगन और डेट्रॉइट के शहर वीरान हो गए और शंघाई और शेंजेन में गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो गई।
चीन ने सिर्फ सामान नहीं बेचा, उसने डॉलर इकट्ठा किए और उन्हीं डॉलर से उसने अमेरिका का कर्ज यानी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर दिया। 2012 आते आते यह साफ हो गया था, अमेरिका ने एक ऐसे फ्रैंकेनस्टीन को जिंदा कर दिया था जिसे अब वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। चीन अब फैक्ट्री नहीं था, वो बैंक बन चुका था, अमेरिका का सबसे बड़ा क्रेडिटर। द टर्निंग पॉइंट मोड़ 2022 तक दुनिया को लगता था कि डॉलर स्विट्जरलैंड की तरह न्यूट्रल है, लेकिन 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो अमेरिका ने वो रेड लाइन पार कर दी जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ था। 26 फरवरी 2022 की वह रात व्हाइट हाउस से एक आदेश जारी हुआ। अमेरिका और उसके साथियों यानी G7 ने मिलकर एक बटन दबाया और एक झटके में रूस के सेंट्रल बैंक के 300 बिलियन डॉलर फ्रीज कर दिए गए। ध्यान से सुनिए, यह किसी व्यापारी का पैसा नहीं था, यह एक देश की सॉवरेन सेविंग्स थी। रूस ने अपना तेल और गैस बेचकर यह पैसा कमाया था, लेकिन एक पल में वो पैसा जब्त हो गया। यह फाइनेंस की दुनिया का न्यूक्लियर स्ट्राइक था। दुनिया के हर बड़े नेता के दिमाग में एक ही सवाल कौंधा, अगर अमेरिका एक न्यूक्लियर पावर का पैसा जब्त कर सकता है तो हम क्या चीज हैं? सऊदी अरब ने सोचा, अगर कल हमने तेल का उत्पादन कम कर दिया और अमेरिका नाराज हो गया तो क्या हमारे डॉलर भी फ्रीज हो जाएंगे? उस दिन डॉलर, जो अब तक करेंसी ऑफ ट्रेड था, रातों रात वेपन ऑफ वॉर बन गया। भरोसा टूट चुका था और यहीं से शुरू हुई द ग्रेट माइग्रेशन, कागज से वापस सोने की तरफ, द गोल्ड रश, सोने की दौड़। रूस का पैसा फ्रीज होने के बाद दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने शोर नहीं मचाया, उन्होंने बस एक काम किया, उन्होंने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। 2022 से पहले दुनिया के सेंट्रल बैंक हर साल औसतन 400 से 500 टन सोना खरीदते थे, लेकिन 2022, 23 और 24 में लगातार 3 सालों तक ये आंकड़ा 1000 टन से ज्यादा हो गया। इस ग्रेट माइग्रेशन में भारत सबसे आगे की कतार में खड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चुपचाप एक मिशन शुरू किया, घर वापसी। 2018 में भारत के पास करीब 560 टन सोना था, लेकिन 2025 के अंत तक आते आते यह खजाना बढ़कर 880 टन से ज्यादा हो गया है। इतना ही नहीं, भारत ने इतिहास में पहली बार एक बड़ा माइलस्टोन छुआ है। अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 100 अरब डॉलर से ज्यादा का सोना मौजूद है। साथ ही RBI विदेशों लंदन में रखा सोना भी वापस ला रहा है। भारत अब अपने कागजी डॉलर को असली सोने में बदल रहा है, ताकि कल अगर कोई रेड लाइन पार हो तो भी भारत की इकोनॉमी सुरक्षित रहे। वहीं दूसरी तरफ चीन सिर्फ सोना नहीं खरीद रहा है, वो डॉलर को फेंक भी रहा है। सिर्फ इस साल के पहले 9 महीनों में चीन ने 60 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी बॉन्ड बेच दिए हैं। आज चीन का अमेरिकी कर्ज घटकर सिर्फ 700 अरब डॉलर रह गया है, यानी एक दशक में लगभग 50% की गिरावट। सेगमेंट 3, द पिवट स्टेट, धुरी राज्य, 2025 से 2030। समय काल, वर्तमान और भविष्य। साल 2025 का अंत आते आते दुनिया का नक्शा बदल चुका है। अब दुनिया यूनिपोलर नहीं है, दुनिया 3 गुटों में बढ़ चुकी है। पहला गुट है द डॉलर ब्लॉक, अमेरिका और यूरोप। दूसरा गुट है द एक्सिस, चीन और रूस। और इन दोनों के बीच खड़ा है तीसरा और सबसे अहम गुट, स्विंग स्टेट। वह देश जिसके किसी भी पाले में जाने से खेल पलट सकता है, वह देश है भारत। 2025, द ग्रेट शिफ्ट। वैश्विक शक्तियों द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी की बिक्री और आर्थिक परिणामवश 2025 को वैश्विक आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज किया जा रहा है। यह वह वर्ष है जब दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को एक ठोस चुनौती दी। चीन, जापान, भारत, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड, सरकारी कर्ज की अभूतपूर्व बिक्री ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में एक संरचनात्मक बदलाव की शुरुआत कर दी है। 2025 में ट्रेजरी की बिक्री का डेटा और संदर्भ एक विश्लेषण दशकों तक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को दुनिया की सबसे सुरक्षित संपत्ति माना जाता था। हालांकि 2025 में भू राजनीतिक तनाव, अमेरिकी ऋण सीमा पर बार बार के संकट और डी-डॉलराइजेशन, डॉलर पर निर्भरता कम करना की प्रवृत्ति के कारण भारी बिकवाली देखी गई। चीन और जापान सबसे बड़े धारक। 2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका के 2 सबसे बड़े विदेशी लेनदारों चीन और जापान ने अपनी हिस्सेदारी में भारी कटौती की है। अनुमानों के अनुसार चीन ने रणनीतिक कारणों और ताइवान को लेकर तनाव के चलते 2025 में अपनी होल्डिंग्स को $700 बिलियन के मनोवैज्ञानिक स्तर से काफी नीचे धकेल दिया है। वहीं जापान ने अपनी गिरती मुद्रा येन को संभालने के लिए डॉलर बेचकर हस्तक्षेप किया, जिससे उनकी अमेरिकी बॉन्ड होल्डिंग्स में महत्वपूर्ण गिरावट आई। सऊदी अरब और भारत।
सऊदी अरब ने पेट्रो डॉलर व्यवस्था से धीरे धीरे दूर हटते हुए और अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए अमेरिकी कर्ज में अपना निवेश कम किया है। भारत ने भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने और अमेरिकी ब्याज दरों के जोखिम से बचने के लिए 2005 में सतर्कतापूर्वक ट्रेजरी बॉन्ड बेचे और सोने, गोल्ड जैसे अन्य विकल्पों में निवेश बढ़ाया। यूरोपीय संघ EU, यद्यपि अमेरिका का सहयोगी, EU ने भी अपने स्वयं के ग्रीन बॉन्ड बाजार को मजबूत करने और यूरो की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी में अपना जोखिम कम किया है। अमेरिका पर दीर्घकालिक परिणाम इस सामूहिक बिकवाली के अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं। ब्याज दरों में वृद्धि। जब बड़े खरीदार बाजार छोड़ देते हैं तो बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं और यील्ड प्रतिफल ब्याज दर बढ़ती है। 2025 में अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में उछाल देखा गया। इसका मतलब है कि अमेरिकी सरकार के लिए भविष्य में कर्ज लेना और अपने विशाल राष्ट्रीय ऋण को चुकाना बहुत महंगा हो जाएगा। मुद्रास्फीति और डॉलर का अवमूल्यन। यदि विदेशी मांग घटती है तो फेडरल रिजर्व को बॉन्ड खरीदने के लिए अधिक डॉलर छापने पड़ सकते हैं, जिससे घरेलू मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ सकती है और लंबे समय में डॉलर का मूल्य गिर सकता है। विशेषाधिकार का अंत। अमेरिका अब तक सस्ते में कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाता रहा है। इस प्रवृत्ति का अंत अमेरिका के उस अत्यधिक विशेषाधिकार, एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज को खतरे में डालता है, जो डॉलर के वैश्विक रिजर्व करेंसी होने से मिलता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक परिणाम। बहुध्रुवीय वित्तीय व्यवस्था, मल्टीपोलैरिटी। दुनिया एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रही है जहां डॉलर एकमात्र राजा नहीं होगा। यूरो, युआन और संभवतः ब्रिक्स जैसी मुद्राओं का महत्व बढ़ेगा। वित्तीय अस्थिरता परिवर्तन का ये दौर आसान नहीं होगा। डॉलर से दूर जाने की प्रक्रिया में वैश्विक बाजारों में भारी उतार चढ़ाव और अनिश्चितता देखने को मिल सकती है। विकल्पों की खोज। देश अब अमेरिकी बॉन्ड के अलावा सोने, डिजिटल मुद्राओं और अन्य देशों के सॉवरेन डेट में निवेश के सुरक्षित विकल्प तलाशेंगे। निष्कर्ष। 2025 में अमेरिकी ट्रेजरी की बिक्री केवल एक वित्तीय लेन देन नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक बयान है। यह दर्शाता है कि दुनिया अब एक ही देश की मुद्रा पर अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए निर्भर रहने को तैयार नहीं है। यह अमेरिकी आर्थिक आधिपत्य के एक युग का अंत और एक अधिक जटिल बहुध्रुवीय वैश्विक अर्थव्यवस्था की शुरुआत है। यह युग 33 सप्ताह बहुध्रुव भारत का भविष्य का प्लान, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया। आपको याद है मेरा यह वीडियो नवंबर 2025 में एक ऐतिहासिक डील हुई। फ्रांस की कंपनी सैफरान भारत को अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए तैयार हो गई। व्यापार के मोर्चे पर जुलाई 2025 में भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA साइन कर लिया और अब 2025 के अंत तक भारत यूरोपीय संघ इसके साथ भी एक बड़ी ट्रेड डील फाइनल करने के करीब है। लेकिन पश्चिम से हाथ मिलाने का मतलब यह नहीं है कि भारत ने अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दिया है। प्रतिबंधों के बावजूद 2025 में भारत और रूस का व्यापार रिकॉर्ड 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पुतिन के दिसंबर 2025 के दौरे ने पश्चिम को बड़ा संदेश दिया है। रक्षा के क्षेत्र में ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन और सबमरीन डील ये साबित करती है कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय मिलिट्री टेक्नोलॉजी अब सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये खुद में एक ताकत है। द फ्यूचर, भविष्य। साल 2026 का सूर्योदय आने वाला है। स्विंग स्टेट का दौर अब खत्म हो चुका है। अब भारत द पिवट स्टेट बन चुका है। 2026 से 2030 के बीच हम इतिहास का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव देखेंगे। इन 3 मोर्चों पर भारत तेजी से काम कर रहा है। पहला मोर्चा, आर्थिक संप्रभुता, इकोनॉमिक सॉवरेंटी। दशकों से जो भारत का सोना लंदन और न्यूयॉर्क के तहखानों में पड़ा था, उसकी रिपेट्रिएशन, घर वापसी पूरी होगी। मुंबई और नागपुर की तिजोरियों में रखा 880 टन सोना भारतीय रुपए की गारंटी बनेगा। 2028 तक हम देखेंगे कि रूस, UAE और ईरान जैसे देश तेल के लिए डॉलर को छोड़कर रुपए और सोने में डील कर रहे हैं। दूसरा मोर्चा, शक्ति और ऊर्जा, पावर एंड एनर्जी। शक्ति अब सिर्फ तोपों में नहीं, बैटरियों में है। 2025 की दुनिया में लिथियम नया सोना है। भारत की सरकारी कंपनी काबिल ने अर्जेंटीना के साथ 200 करोड़ रुपए का लिथियम समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप के तहत $6 मिलियन के प्रोजेक्ट्स लॉक किए हैं। मकसद साफ है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चीन पर निर्भरता को जीरो करना। ऊर्जा के लिए अब भारत सिर्फ गल्फ पर निर्भर नहीं है। दक्षिण अमेरिका के गुयाना से भारत ने 1.5 मिलियन टन सालाना कच्चा तेल खरीदने का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है। वेनेजुएला और ब्राजील की पेट्रोब्रास के साथ भी सीधी डील हो चुकी है। कतर के साथ LPG की 20 वर्षों की सप्लाई की भी डील हो चुकी है। भारत हर तरह से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हेज मनी तैयार कर चुका है और नए स्रोतों की खोज कर रहा है। तीसरा मोर्चा, अपरिहार्यता, इंडिस्पेंसिबिलिटी,
फिलीपींस ने हमसे 3000 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस खरीदी। आर्मेनिया ने 600 मिलियन डॉलर के पिनाका रॉकेट्स और आकाश मिसाइल खरीदे। भारत अब एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। उधर ताइवान के साथ भारत की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात में 91,000 करोड़ का फैब प्लांट बना रही है। हैदराबाद में साफरान की MRO फैसिलिटी शुरू हो चुकी है। रूस से भी व्यापारिक समझौते हुए हैं। FTA भी हो रहे हैं। भारत अब स्वर्ण युग के द्वार पर खड़ा है। निष्कर्ष क्या है? ब्रेटन वुड्स का युग खत्म हो चुका है। अब भारत का युग शुरू हो रहा है। भविष्य ना तो अमेरिकी है, ना ही चीनी। भविष्य मल्टीपोलर है और भारत इसका सबसे मजबूत और स्वतंत्र ध्रुव यानी पोल है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा तो जय हिंद लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।